नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहत की। राजस्थान में घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि सचिन पायलट का फ्यूचर जो है थोड़ा अनसर्टन लग रहा है, खतरे में लग रहा है। जी हां, जिस तरह से अशोक गहलोत ने पीएम को चिट्ठी लिखकर बकायदा इस मामले में इंटरवीन करने की गुजारिश की है। उन्होंने पीएम को कहा है कि बीजेपी के कुछ नेता, खासकर शेखावत, उनकी सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं और उन्होंने इसमें पीएम को दखल देने की अपील की है। ऐसे में लग रहा है कि राजस्थान का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, जिसकी शायद सचिन पायलट ने अपेक्षा नहीं की होगी। और तमाम बातों की चर्चा आज हम कर रहे हैं कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के साथ। हमारे साथ है राशिद अल्वी जी और तारिक अनवर। आप दोनों का ही न्यूज नशा में स्वागत है। सबसे पहले राशिद अल्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और प्रधानमंत्री तक को अशोक गहलोत ने पत्र लिख करके कहा है, और जिस तरह से राजस्थान में चल रही है चीजें, सीबीआई भी वहां पे लगी हुई है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट भी लग गया है, अशोक गहलोत के जो करीबी हैं उन पर छापे मार रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, मामले कई हैं, तो क्या लगता है आपको इन सब घटनाक्रम में सचिन पायलट का जो भविष्य है, जो बहुत एक कॉन्फिडेंसली वो अगेंस्ट हो गए थे, कांग्रेस से बगावत कर दी थी, कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर खतरे में लग रहा है आपको? आपका सवाल है कि सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा, सचिन पायलट की बगावत का नतीजा क्या होगा। इन सवालों के उचित जवाब तो सचिन ही दे सकते हैं। वो अपनी राजनीतिक दल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्या कदम उठाएंगे, इन तमाम सवालों के जवाब उन्हीं से लेने चाहिए। लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूं कि देश के अंदर आइडियोलॉजी कमजोर हुई है, विचारधारा कमजोर हुई है। देश के अंदर सत्ता का लालच ज्यादा मजबूत और ताकतवर हुआ है। देश का लोकतंत्र कमजोर हुआ है और लोकतंत्र को कमजोर करने में सबसे बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का है। काले धन का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल, तमाम एजेंसीज का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए करती रहती है। और हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलएस को खरीदो फरोख्त एक आम बात हो गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ को ताक पर रख दिया गया है। इन हालात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जिम्मेदार हैं, उस पार्टी के हाईकमान जिम्मेदार है। सचिन भी उसी पार्टी के उन्हीं नेताओं के साजिश का एक हिस्सा बन गए हैं। उनका भविष्य क्या होगा, कल को वो पार्टी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इन सवालों का जवाब तो सिर्फ या तो वक्त दे सकता है और या फिर सचिन अपने आप दे सकते हैं। तो जैसा कि राशिद अल्वी ने इस मामले को कहा है कि उनका ये खुद राजेश सचिन पायलट है, वो खुद इस बात को ज्यादा जानते होंगे, लेकिन उन्होंने इस सीधे तौर पर इसके कहा है कि पेशेंस की कमी रही है, जो उन्होंने किया बहुत जल्दबाजी में किया है और ऐसे में खतरा तो है ही। जो कदम इस तरह से जल्दबाजी में उठाया जाता है राजनीति में, वो कहीं ना कहीं खतरा साबित होता है। एक और प्रश्न यहाँ पे उठता है कि सचिन पायलट ने जो इतना बड़ा कदम उठाया और कांग्रेस से बगावत की बड़े नेता से, क्या उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पद चिन्हों पर चलकर ऐसा किया? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि वहां उनको सफलता मिल गई ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो शायद उनको लगा कि उन्हें भी सफलता मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको चूक हो गई उनसे कि वो अपनी तुलना ज्योतिरादित्य सिंधिया से कर बैठे। सचिन पायलट ने हमको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया। उनको ये समझना चाहिए था कि राजनीति जो है वो पेशेंस का खेल है, और जब तक आपको पेशेंस नहीं है, आपको इस बात के लिए सब्र नहीं है कि सत्ता आने में विलम्ब हो सकता है, तब तक ये खेल खेलना आसान नहीं है। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि सचिन पायलट पहले उन्होंने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया कि उनके साथ कितने विधायक हैं, कितना उनको पार्टी का समर्थन है। और क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका वो सरकार गिराने में कामयाब हुए। हालांकि मैं ये मान कर चलता हूँ
कि आने वाले समय में दोनों को ही इस बात का पछतावा होगा कि अगर वो थोड़ा पेशेंस रखते तो जो भी उनका लक्ष्य था वो पूरा होता। लेकिन दोनों ने जल्दबाजी में फैसला लिया है। तो तारिक अनवर जी ने जो डिफरेंस बताया है दोनों में, एक बड़ा डिफरेंस यही बताया। उनका कहना है कि सिंधिया जो थे उनके बहुत कंफर्टेबल हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि उनकी दोनों बुआएं वहां पर हैं और बीजेपी से बहुत गहरा रिश्ता रहा है सिंधियास का। और माधवराव सिंधिया शुरुआती तौर पे बीजेपी में थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। लेकिन दोनों बुआएं, उनकी माता जो है माधवराव सिंधिया की जो मदर थी वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखती थी और फाउंडर मेंबर थी एक तरह से। तो कहीं ना कहीं जो एक्सेप्टेंस थी और जो एक पीछे से एक बैकग्राउंड भी था उनका, वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिली सिंधिया को, और वो कॉन्फिडेंटली उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और बहुत ही सोच समझ के उन्होंने होमवर्क किया, क्योंकि उनको पता था कि उनकी अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से वेलकम होंगे, क्योंकि बेस ऑलरेडी बना हुआ था उनका बीजेपी में। दोनों बुआएं उनकी वहां पर हैं, ये कहना है तारिक अनवर जी का। अब मैं राशिद अलवी जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्या फर्क है? आपको नहीं लगता एक बड़ा फर्क यही है कि महाराजा का जो एक स्टेटस, जो सिंबल, एक ग्लैमर जो सिंधिया के साथ जुड़ा हुआ है वो पायलट के साथ नहीं है, सचिन पायलट के साथ, और इसी के चलते कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है पीछे छूट गए हैं इस रेस में और अपने करियर को उन्होंने दांव पे लगाया है और कहीं ना कहीं बड़ा खतरा एक खड़ा हो गया है उनके सामने। ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। देश एक लंबे अरसे तक गुलाम बना रहा है। अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष को गुलाम बनाया और कहीं ना कहीं भारतवर्ष के अंदर हम लोगों के जहनों में वो गुलामी कहीं ना कहीं बसी रह गई है। मैं जब देखता हूँ, पूरे देश की तरफ एक नज़र दौड़ाता हूँ, तो वो लोग जो रॉयल फैमिली के हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनके प्रिवी पर्सेस बंद हो गए, उनके सारे राइट्स और हुकूक को बंद कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने उन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, लेकिन जनता उनके इलाकों में अभी भी बहुत हद तक उनके साथ रहती है। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अगर राजनीतिक हालात को एनालाइज किया जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग आसानी के साथ चुनाव जीत जाते हैं, एमएलए एमपी बन जाते हैं, एक ही परिवार के अंदर कई एमपी कई एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और चूंकि वो आसानी के साथ जीत जाते हैं इसलिए राजनीतिक दल भी आसानी के साथ उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। ये एक सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते, आने वाले कल में क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले 70 सालों के अंदर तो ये सब कुछ होता रहा है। लेकिन जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया, उन्होंने बगावत की, लेकिन कहीं ना कहीं चूक उनसे हुई है होमवर्क करने में, और यही कारण है आज उनका राजनीतिक करियर जो है वो डामाडोल नजर आ रहा है। क्योंकि संख्या, वो एमएलए की बात कर रहे हैं, सरकार गिराने का जो उनका मकसद है वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 18 की संख्या कह रहे हैं और कितने टूट कर वापस चले जाते हैं अशोक गहलोत के पास, क्योंकि बहुत ही खेले खिलाड़ी हैं अशोक गहलोत, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के, और अब एक पैंतरा उन्होंने नया फेंक दिया, प्रधानमंत्री को बीच में ले आए हैं और जो जंग है जो दोनों की, गहलोत और पायलट की, उसको पीएम ऑफिस तक पहुंचा दिया। लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि सचिन पायलट ने जो ये बगावत की है, जो रिस्क लिया है, जो खतरा लिया है, उसमें वो सफल हो पाते हैं अपनी नई पार्टी बनाने के लिए, कितने एमएलएस को अपने फेवर में कर पाते हैं, क्या वहां के लोग, राजस्थान के लोग सचिन पायलट को काम को याद रखेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। ये तमाम चीजें वक्त पर छोड़ दी गई हैं, लेकिन अभी फिलहाल सचिन पायलट का करियर जो है खतरे में नजर आ रहा है। और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, जिसकी कोशिश रहती है आप तक तमाम अपडेट पहुंचाई जाए, नई नई बातों की आपको जानकारी दी जाए, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, हर चीज की कोशिश की जाती है आपको जानकारी दी जाए। इसीलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।